हमारे इस चैनल के ऊपर हमारे जो क्लास 10th के और क्लास 12th के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने ले रखे हैं और जिनके पेपर चल भी रहे हैं और आगे भी होंगे उनके पेपर, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का जो सेशन है वो हम लगातार मेरे द्वारा, तबस्सुम मैडम के द्वारा, हैदर सर के द्वारा, इन सब के द्वारा आपके लिए ये सेशन लेकर आए जा रहे हैं ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो आइए आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स। और कोड क्या बताया मैंने? 214। ठीक है, इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का एक और लाइव सेशन, ठीक है, प्रीवियस आपको आप तक पहुंचाया हमारे इसी चैनल के ऊपर, पाई स्टडी सर्कल के ऊपर। और आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम अपना जो सेकंड पार्ट है इकोनॉमिक्स का, वहां क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं में भेद कीजिए। वस्तुओं और सेवाओं में क्या भेद होता है? तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं के बीच एक जो प्रमुख अंतर है वो क्या हो सकता है? वस्तुएं क्या हैं? वस्तुएं वह सामान हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम सीन कर सकते हैं या देख सकते हैं, या फिर उनको हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कपड़े और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं और जो भी हमारा खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने वाली जो चीजें होती हैं, वो सब हमारी इसके अंदर आएंगी। वही आप देखेंगे जो सेवाएं होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं हमारी, वो अस्पर्श होती हैं, यानी अनटचेबल होती हैं। उनको आप इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिन्हें शख्स या संगठन, जिसे कोई व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निष्पादित या प्रदान किया जाता है, जो सेवाएं होती हैं वो कोई व्यक्ति प्रदान करता है, ठीक है, या फिर कोई संगठन के द्वारा उनको निष्पादित या उनको प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे बाल कटवाना जो होता है, इसके अलावा कानूनी सलाह और एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ये सब क्या हो सकती हैं? ये सब सेवाएं हो सकती हैं। और वस्तु में मैंने आपको बताया कि जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम खरीद सकते हैं, तो उनको हम वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं। जो गुड्स है, गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स दैट कैन बी टच, जिसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। सीन यानी देख सकते हैं। परचेज, जिसको हम खरीद सकते हैं। सच एज, जैसे कि क्लोथ्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एंड ऑल्सो द फूड। ठीक है, वन ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि सर्विसेज आर, ठीक है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं? जिसको हम कैन नॉट बी फिजिकली टच, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट परफॉर्म्ड और डिलीवर्ड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसको हमें कोई व्यक्ति डिलीवर करता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको डिलीवर करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हेयर कट हो गया, लीगल एडवाइस हो गया और एजुकेशन हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसके अंदर हमारी आएंगी। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइव सेशन को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। और इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा जो पाई स्टडी सर्कल का ऐप है, पीएससी ऐप है, वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर और वहां जो भी चीजें आपके फायदे की हैं वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया, उत्पादन प्रक्रिया क्या है? उत्पादन प्रक्रिया में उद्यमी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्पादन प्रक्रिया क्या है? जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जब उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ये नहीं है, आप देख रहे हैं कि
कि आपको जूते हैं तो जूते ये नहीं है कि हमें डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, ठीक है, कि हम गए और ये इसकी जूतों की कोई खेती होती है और हम गए खेत में से ले आए जाके, या हमने किसी पेड़ पे से तोड़ लिया। तो देखिए जूतों को बनाने में या फिर और बहुत सारी ऐसी जरूरत की चीजें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बनाने में या उनका निर्माण करने में या उनका उत्पादन करने के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारा एक प्रोसीजर्स होता है जिसको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। देन उसके बाद में एक ऐसा वैल्यूबल और एक ऐसा यूजफुल आइटम निकलकर सामने आता है, ठीक है, जिसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी से लेकर क्वेश्चन है उत्पादन प्रक्रिया क्या है, और ये जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसके अंदर एक उद्योगपति की, ठीक है, एक उद्योगपति की या एक उद्यमी की क्या भूमिका होती है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर की क्या भूमिका होती है। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए उत्पादन प्रक्रिया उस सेट के चरणों या गतिविधियों के बारे में बताती है जो किसी उत्पादन या सेवा के निर्माण में शामिल होती है। यानी कि जैसा अभी मैंने आपको बताया, देखिए फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको भाई क्या बनाना है, हमको बनाना है बिस्किट बनाना है, ठीक है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बिस्कुट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बिस्कुट बनाना है तो पहले बिस्कुट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, पहले हमको चाहिए मैदा चाहिए, ठीक है, मैदा के अलावा प्लस हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसमें चीनी, ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ क्या चाहिए भैया, मशीनें चाहिए, ठीक है, कुछ हमें मशीनें चाहिए। मशीनों के तैयार होने के बाद में उसकी क्या की जाएगी, पैकिंग की जाएगी, ठीक है, और जब उसकी पैकिंग की जाएगी तो उसको मार्केट में क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। तो देख रहे हैं आप कितने तरीके से और कितने प्रोसीजर से होकर किसी चीज को गुजरना पड़ता है। कच्चा माल चाहिए, उनको लेबर चाहिए, उनको मशीनरी चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको मार्केट चाहिए, ठीक है, कितने सारे प्रोसीजर्स हैं, और तब जाकर वो वस्तु तैयार होकर हमारे तक पहुंचती है। तो इसी को क्या कह रहे हैं, उसको बोलते हैं उत्पादन प्रक्रिया, उसको उत्पादन प्रक्रिया कहा जा रहा है। तो देखिए उत्पादन प्रक्रिया में बताया कि ऐसे चरण जो उत्पादन और सेवा के निर्माण में शामिल हैं, उन सारे ही चरणों को हम उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें कोई जो प्रोडक्ट होता है उसका डिजाइन कैसे होगा, ठीक है, उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, ठीक है, उसका अंतिम उत्पादन, इसके अलावा उसकी जो पैकेजिंग है वो कैसे की जाएगी, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो वितरण है, ये सारे काम जो हैं, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडेड द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब उसके अंदर शामिल होंगी। उत्पादन प्रक्रिया की तो बात समझ गए। अब इस उत्पादन प्रक्रिया में इस उद्यमी की क्या भूमिका है, इस उद्यमी की क्या भूमिका है, ठीक है, ये जो उद्योगपति है या जिसने इस उद्योग को बनाया है उसका क्या रोल है। तो देखिए उसका रोल बहुत बड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी का संचालन करता है, उसके हाथ में उस कंपनी या कारखाने की बागडोर होती है, तो सोचिए उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसकी क्या क्या भूमिका हो सकती है, उसका क्या रोल हो सकता है, यहां पर हमें ये समझना है। तो यहां आप देखेंगे उत्पादन प्रक्रिया में उद्यमी की भूमिका उन आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले देखिए जो कोई प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा उससे रिलेटेड जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, सबसे पहले तो वो इकट्ठा करना है। अब देखिए क्या क्या वो किस किस पर ज्यादा फोकस करेगा, देखिए श्रम पर, इसके अलावा वो लेबर को अरेंज करेगा, इसके अलावा वो जो पैसा होगा उसको इन्वेस्ट करेगा, और साथ साथ टेक्निक यानी प्रौद्योगिकी को भी इसमें क्या करेगा, शामिल करेगा, ताकि उसके उत्पादों या सेवाओं को उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। वो क्यों कर रहा है ये सब, ठीक है, या वो संसाधनों को इकट्ठा कर रहा है, या वो श्रम पूंजी और प्रौद्योगिकी को, इनको सबको इस्तेमाल कर रहा है, वो सब ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, उनको प्रोडक्ट मिल सके, उनको सर्विसेज मिल सके, किनको मिल सके, उपभोक्ताओं को मिल सके, इसलिए वो ये सब कर रहा है। उद्यमियों को व्यापार अवसरों की पहचान करने, ठीक है, व्यापार में कौन कौन से नई अपॉर्चुनिटीज हैं इनको पहचानेगा, इसके अलावा अपने व्यापार के लिए क्या बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा, इसके अलावा पैसे का अरेंजमेंट करेगा, इसके अलावा अपना जो भी कारखाना वगैरह है उसका मैनेजमेंट करना, ये सारी जिम्मेदारी एक उद्योगपति की होती है, एक उद्यमी की होती है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें देखिए, कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन जब वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा या वो कम सक्सेसफुल होगा, तो उसमें उसके संस्थापक की, जिसने उसको बनाया, जिसने उस फैक्ट्री को या कारखाने को खड़ा किया, उसकी कौशल, उसका स्किल और उसकी जो क्षमता है, उस उद्योग की सफलता उस पर निर्भर करती है। अगर कोई उद्यमी जिसने उस कारखाने को लगाया उसके अंदर अच्छा कौशल है, अच्छी क्षमता है, तो वो व्यवसाय ज्यादा सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। और अगर उसके अंदर कौशल और क्षमता की कमी है तो वह व्यवसाय ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे, द प्रोडक्शन प्रोसेस रेफर टू द सेट ऑफ स्टेप और एक्टिविटीज। ये क्या है? ये एक स्टेप्स हैं, ठीक है, किसके, और एक्टिविटीज हैं, किसको लेकर? ये बताती हैं क्रिएट ऑफ अ प्रोडक्ट, क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये एक स्टेप है, ये एक एक्टिविटीज है, और किससे रिलेटेड है? क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड ये है। और यहां पर आप देखेंगे, दिस कैन इंक्लूड एवरीथिंग, इसमें वो सारी चीजें शामिल हो जाएंगी, फ्रॉम द इनिशियल डिजाइन। ठीक है, यहां पर जो वस्तु का डिजाइन होगा वो भी शामिल होगा, डेवलपमेंट वस्तु का कैसे किया जाएगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट का ये भी शामिल होगा, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग शामिल होगा, पैकेजिंग शामिल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होगा। ठीक है, these all are activities included also the production process। ठीक है, नंबर 1 the design, number 2 the development of a product, and number 3 the final manufacturing, number 4 the packaging, and number 5 the distribution of the, ठीक है, finished प्रोडक्ट। बिल्कुल जो बिल्कुल आखिर में तैयार होगा उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, यानी कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है हमारा जो उद्यमी होता है, जो उस कंपनी का मालिक होता है, उसका क्या रोल है? तो देखिए, उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी उद्योग के लिए। वो क्या करेगा? ठीक है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है। एक तो सबसे पहले वो जो नेसेसरी रिसोर्सेज है उनका इंतजाम करेगा, इसके अलावा लेबर के लिए काम करेगा, कैपिटल अरेंज करेगा, टेक्नोलॉजी यूज करेगा। और ये सारी चीजें वो क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ताकि क्रिएट गुड्स और सर्विसेज, ताकि वो वस्तुओं और सर्विसेज को क्रिएट कर सके और सेटिस्फाई, ठीक है, कस्टमर नीड, और वो अपने कस्टमर की नीड को पूरा कर सके। ठीक है, इंटरप्रेन्योर आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो इंटरप्रेन्योर होता है वो जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? आइडेंटिफाई बिजनेस, वो अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को पहचानेगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट करेगा, उसके लिए प्लानिंग बनाएगा, उसके लिए सिक्योरिटी, ठीक है, फाइनेंसिंग, ये सारे मैनेजमेंट, ये सारे काम वो करेगा। तो बात आप समझ गए होंगे सारी बात कि प्रोसीजर क्या होता है और एंटरप्रेन्योर की इसमें क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट, 13 कहाँ गया क्वेश्चन नंबर? देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम, वस्तु की कीमत और उसकी मांग में क्या संबंध होता है? ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कॉमोडिटी। ठीक है, कॉमोडिटी के बीच में और उसके प्राइस के बीच में, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड इट्स डिमांड। ठीक है, डिमांड के बीच में और प्राइस के बीच में पूछ रहा है वो कि क्या रिलेशन होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या है, ये एक थ्योरी है, ये एक सिद्धांत है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं भाई थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का सिद्धांत। तो देखिए, वस्तु की कीमत और उसकी मांग में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द इट्स डिमांड। तो कैसा रिलेशन होता है? देखिए, जब कोई वस्तु की कीमत
उसकी मांग के बीच के संबंध में मैंने अभी बताया भी कि उल्टा रिलेशन होता है। उल्टा का मतलब हम उसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, नकारात्मक भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है जरा वो समझते हैं हम। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। देखिए, कीमत बढ़ी, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है। तो अब यहां एक तरफ क्या हो गया, यहां पर हो गई कीमत और यहां पर हो गई भाई इसकी मांग, ठीक है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। तो जैसे ही इसकी जो कीमत है वो बढ़ेगी, ठीक है, वस्तु की कीमत क्या हुई, बढ़ी, तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, वस्तु की मांग कम हो जाएगी। तो नेगेटिव रिलेशन हो गया। वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वस्तु महंगी हो गई। अब वस्तु महंगी होगी तो ज्यादा क्यों खरीदेंगे लोग उसे, महंगी चीज को लोग एक्सपेंसिव चीज को कम खरीदेंगे। तो यहां पर वस्तु की कीमत में और उसकी मांग के अंदर एक उल्टा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, नकारात्मक रिलेशन होता है, ठीक है। और क्या होगा, दूसरी तरफ देखते हैं। ये तो मांग बढ़ने की, ये तो कीमत बढ़ने की बात हो रही है। अब जब कीमत घटेगी तो क्या होगा, जब किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वस्तु क्या हो गई, वस्तु हो गई सस्ती। अब जिसको जरूरत भी नहीं है वो भी एक बार खरीद सकता है। तो आप यहां देखिए इनके बीच में एक उल्टा रिलेशन होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी उसको हम मांग का नियम कहते हैं। तो ये देख लेना एक बार, यहां पर एक बार इसको समझ लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज इनवर्स, ठीक है। ये आपस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एज द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इट्स डिमांड डिक्रीजेस, यानी कि उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड एज अ प्राइस डिक्रीजेस, यानी अगर प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इट्स डिमांड इंक्रीजेस, तो उसकी मांग इंक्रीज हो जाएगी। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ए लॉ ऑफ डिमांड, और इसी रिलेशनशिप को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। यहां पर जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13 था, ठीक है, लेकिन ये 14 यहां पर हो गया था इसका नंबर, ठीक है। और एक्चुअल में ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 14 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सप्लेन द, ठीक है, बार्टर सिस्टम विद एन एग्जांपल। तो बार्टर सिस्टम जो होता है, जिसको हम एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, इसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, पहले के समय में कोई मुद्रा तो होती नहीं थी, कोई पैसा तो होता नहीं था, तो लोग अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते थे, लोग अपनी आवश्यकताओं को वस्तु विनिमय के द्वारा, वस्तु विनिमय के द्वारा क्या करते थे, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ए व्यक्ति है, ये एक बी व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके पास में क्या है, गेहूं है, और इसके पास क्या है, इसके पास जूते हैं। तो आपस में क्या करते थे, वस्तु का विनिमय कर लेते थे। ये इसको अपने जूते दे देगा, वो उसको अपना गेहूं दे देगा, इस तरीके से। क्योंकि उस समय आप देखेंगे, बहुत प्राचीन समय में, जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, मुद्रा यानी, मुद्रा का मतलब है करेंसी, ठीक है। जब कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, जब कोई मुद्रा नहीं हुआ करती थी, तो ऐसे समय में क्या होता था कि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करते थे। और जब वो वस्तु की अदला बदली करते थे, ठीक है, तो इसी को हम कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। इसी का दूसरा नाम है बार्टर, ठीक है, प्रणाली या बार्टर सिस्टम। तो यहां पर आपको समझ में आ रही होंगी चीज एग्जांपल के द्वारा। देखिए, बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली वह विधि है जहां सामान या सेवा सीधे अन्य वस्तु या सामान के लिए विनिमय किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि इसने इसको अपना गेहूं दे दिया, इसने इसको अपना
जूता दे दिया। इसमें क्या होगा, इसमें मुद्रा यानी किसी भी करेंसी की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली में विनिमय में शामिल हर पक्ष के पास दूसरे पक्ष द्वारा इच्छित सामान होना आवश्यक है। लेकिन यहां पर यह भी समझ लो भाई, अगर इसके पास में गेहूं है, ठीक है, और इसको क्या चाहिए, इसको जूता चाहिए, तो जूता तो इसके पास है, लेकिन इसको गेहूं नहीं चाहिए। देखो, इसको तो जूता चाहिए, लेकिन इसको गेहूं नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पास में जूते के साथ साथ ऑलरेडी क्या है, गेहूं भी है। तो ऐसी स्थिति में विनिमय नहीं हो पाएगा। यह भी जरूरी है कि जो वस्तु आपके पास है वो किसी और की जरूरत हो, और जो वस्तु उसके पास है वो आपकी जरूरत हो। ऐसी स्थिति में ही सरलता पूर्वक आसानी से आप देखोगे कि वस्तु का विनिमय हो सकता है, अदरवाइज वस्तु का विनिमय नहीं हो सकता है। तो यहां पर ये आप समझ लेना कि इसमें क्या होगा, हर पक्ष के पास दूसरे पक्ष के पास जो इच्छित सामान है उसका होना जरूरी है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखेंगे, यदि किसान के पास गेहूं है लेकिन उसे जूते की आवश्यकता है, तो वह जूते बनाने वाले जो जूतेकारी से गेहूं का विनिमय कर सकता है। तो जूते बनाने वाले के साथ में वो क्या कर सकता है, अपना गेहूं देकर वस्तु विनिमय कर सकता है, अपनी जरूरत पूरा कर सकता है। मुद्रा का उपयोग किए बिना, यानी कि किसी करेंसी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं, करेंसी की जरूरत नहीं है, वस्तु विनिमय का मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना विनिमय को बार्टर सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसी को बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। द बार्टर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, एक मेथड ऑफ एक्सचेंज है, वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली, ठीक है, ट्रेडेड फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज, जिसमें एक गुड्स और सर्विस को क्या किया जाता है, अदर गुड्स और सर्विस के साथ में एक्सचेंज कर दिया जाता है, विदाउट द यूज ऑफ मनी, और इसमें किसी मनी या करेंसी की कोई जरूरत नहीं है। इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में क्या होता है, इच पार्टी इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज वुड नीड टू हैव समथिंग द अदर पार्टी, ठीक है, डिजायर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक पार्टी होती है ना, उसके पास दूसरी पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए, उसकी डिजायर को पूरा करने के लिए उसके पास में उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए वो वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया, फॉर एग्जाम्पल इफ अ फार्मर, ठीक है, इफ अ फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ व्हीट, उसके पास में ज्यादा क्या है, उसके पास में गेहूं है, ठीक है, बट नीड शूज, ठीक है, लेकिन उसको किसकी जरूरत है, शूज की। दे कुड ट्रेड व्हीट विद आ, ठीक है, शू मेकर्स इन एक्सचेंज फॉर शूज। तो वो क्या करेगा, अपना गेहूं जो है जूता बनाने वाले को दे देगा और जूते बनाने वाले से जूता ले लेगा। ठीक है, और यहां पर लिखा है कि दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी, और ये जो एक्सचेंज होता है इसमें मनी की या करेंसी की कोई जरूरत नहीं है, ये सब उसके बिना होता है, इज नोन एज द बार्टर सिस्टम, और इसी को बार्टर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक भी करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है, एक मोटिवेशन इससे मिलता है। साथ साथ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन सप्लाई। सप्लाई के बारे में आपको बताना है, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई, और स्टेट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि जो पूर्ति का सिद्धांत है। देखिए, या तो इसको हम बोलते हैं आपूर्ति, ठीक है, आपूर्ति ना बोलकर अगर हम इसको खाली पूर्ति भी बोल देंगे तो भी चलेगा, और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सप्लाई, यानी आपूर्ति या फिर पूर्ति। ठीक है, सप्लाई का सिद्धांत क्या कहता है, सप्लाई के सिद्धांत के बारे में, ठीक है, के सिद्धांत के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपूर्ति का सिद्धांत है, अभी हमने किसका सिद्धांत पढ़ा था, मांग का सिद्धांत, मांग का नियम। अब हम पढ़े भाई पूर्ति का नियम। तो देखिए, पूर्ति की परिभाषा और पूर्ति का नियम ये बताना है। तो देखिए, आपूर्ति उत्पादकों के द्वारा एक विशिष्ट मूल्य पर एक विशिष्ट समय अवधि में बेचने के लिए तैयार और सक्षम माल या सेवा की मात्रा को संदर्भित करता है। देखिए, उत्पादक क्या, जो हमारा उपभोक्ता है, यहां पर समझिए थोड़ा सा, जो हमारा उपभोक्ता है, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, वस्तु की, वो वस्तु की मांग करेगा। किसकी मांग कर रहा है, वस्तु की मांग कर रहा है। ठीक है, और जो उसका उत्पादक है, जो उसका बनाने वाला है, उसको प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है,
वो उसकी क्या करता है, उसी मांग के अनुसार वो इसकी क्या करता है, वो इसकी आपूर्ति करता है। किसकी आपूर्ति करता है, इस वस्तु की आपूर्ति करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो अभी मैंने आपको बताया है कि आपूर्ति उत्पादक यानी कि जो सप्लाई को पूरा करने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो क्या करते हैं, एक विशिष्ट समय के लिए, ठीक है, और एक विशिष्ट कीमत पर। दो बातें बताई हैं, एक बताया है समय और एक बताया है कीमत पर। एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय में। ठीक है, जब उत्पादक किसी वस्तु की आपूर्ति करता है, ठीक है, तो उसी को हम आपूर्ति कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर उत्पादक, ठीक है, बेचने के लिए वो अपना जो माल है, ठीक है, जो अपनी वस्तु है या अपनी सर्विस है, जब वो उसको प्रोवाइड करा रहा है तो उसी को हम आपूर्ति कहते हैं। आपूर्ति का नियम ये कहता है कि एक वस्तु या सेवा का मूल्य और उससे प्रभावित होने वाले अन्य सभी कारकों के समान होने पर उस वस्तु या सेवा की मात्रा और मूल्य के बीच एक सीधा संबंध होता है। अर्थात जब एक वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ता है, ठीक है, तो उससे प्रभावित होने वाली वस्तु की मात्रा भी बढ़ती है और उम्मीद है, ठीक है, ये क्या होता है, ये उल्टा भी होता है, इसी का उल्टा होता है। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वो, जब एक वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मात्रा भी बढ़ती है। इसमें कैसा रिलेशन होता है, इसमें कई बार रिलेशन जो पॉजिटिव पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। अब पॉजिटिव रिलेशन क्या होगा भाई, पॉजिटिव रिलेशन ये होगा कि देखिए कोई वस्तु है, तो यहां पर वस्तु की किसकी बात कर रहे हैं भाई, कीमत की बात कर रहे हैं, उसके मूल्य की बात कर रहे हैं, और यहां पर बात कर रहे हैं उस वस्तु की मात्रा की। ठीक है, मात्रा या फिर आपूर्ति भी लिख सकते हैं हम, मात्रा या फिर उसको हम आपूर्ति भी कह सकते हैं। तो देखिए जब किसी वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, कीमत बढ़ रही है, तो उस वस्तु की जो मांग है, ठीक है, वो तो कम होगी। ठीक है, तो कई बार क्या होगा कि वस्तु की जो कीमत है उसके बढ़ने पर जो उस वस्तु को बनाने वाला जो उत्पादक है, कई बार वो क्या करता है, कई बार वो उस वस्तु को ज्यादा भी बनाने लगता है कि भाई दूसरी वस्तु तो कम कीमत पर बिक रही है, ठीक है, और इस ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा आजकल मार्केट में चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसको बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है और कई बार क्या होता है, इसका उल्टा भी होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका जो आपूर्ति करने वाला व्यक्ति है, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे, तो जो उत्पादक है वो उसको बनाना भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कई बार इसमें पॉजिटिव रिलेशन भी पाया जा सकता है और कई बार इसमें नेगेटिव रिलेशन भी पाया जा सकता है, दोनों तरीके का रिलेशन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना भाई एक बार। ठीक है, दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखिए जब किसी वस्तु की मान लीजिए कि मांग बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी आपूर्ति बढ़ेगी, जब उसकी मांग कम होगी तो उसकी आपूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी। ये बात समझ में आ गया। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है, अगर कोई वस्तु की मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अब जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो वस्तु की मांग क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। अब जब डिमांड कम होगी तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रिलेशन सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा सा 15वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। यहां देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारा, उचित दर दुकानें गरीब लोगों की सहायता के लिए हैं, समझाइए। देखिए उचित दर दुकानें किनको कहते हैं, राशन की जो दुकानें आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में, आपके जोन में, आपकी गली में हो सकती हैं, ये राशन की दुकानें जो होती हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो समाज के जो वंचित वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, और जो समाज के ऐसे लोग होते हैं कि जो मार्केट में अगर कोई वस्तु मिल रही है, खाने पीने की वस्तु, मान लीजिए कि उसमें चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, और
बहुत महंगी है वो, ठीक है, तो वो उसको खरीदने में सक्षम नहीं है। तो हमारी सरकार क्या करती है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो वंचित वर्ग से संबंध रखता है, तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने अपनी उचित दर की दुकानें खोली हैं, यानी कि एक राशन की दुकानें सरकार ने क्या है, जगह जगह खोली हुई हैं। अब उसमें क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अपने राशन कार्ड बनवाएंगे। अब जब वो राशन कार्ड अपने बनवाएंगे तो क्या होगा, जब वो राशन कार्ड बनवाएंगे तो उस राशन कार्ड को लेकर वो राशन की दुकान पर जाएंगे, वो उचित दर की दुकान पर जाएंगे और वहां जाकर उनको जो है बहुत ही कम मूल्य पर, बहुत ही वाजिब मूल्य पर, बहुत ही उचित दर पर उनको जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, गेहूं है, चावल है, चीनी है, नमक है, इस तरीके की जो वस्तुएं हैं वो उनको वहां से उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उचित दर दुकानें। और कहते हैं कि जो गरीब होते हैं ना, गरीब लोगों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने इस तरीके की दुकानों को शुरू किया, क्योंकि वो मार्केट के प्राइस पर बढ़ती हुई महंगाई में अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को और खाद्य वस्तुओं को खरीदने में सक्षम नहीं है। इसलिए इन गरीब लोगों की सहायता के लिए ही इस तरीके की उचित दर दुकानें खोली जाती हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उचित मूल्य की दुकानें, जिन्हें राशन की दुकानों के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, सरकार द्वारा इनको, इन स्टोरों को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। जो व्यक्ति या जो परिवार आर्थिक रूप से क्या होते हैं, वंचित होते हैं, ठीक है, उनको सरकार बहुत ही सस्ते रेट पर, बहुत ही रियायती दर पर क्या करती है, जैसे चावल है, गेहूं है, चीनी है, मिट्टी तेल है, मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल जैसी आवश्यक वस्तुओं को क्या करती है सरकार, इसी दुकान से प्रोवाइड कराती है, यानी प्रदान करती है। इन दुकानों का उद्देश्य क्या है, सरकार ने इन दुकानों को खोला ही क्यों है, इसलिए खोला है कि जो लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी आमदनी बहुत कम है, उन्हें सस्ती कीमतों पर बुनियादी जरूरतें क्या हो सके, पूरी हो सके, उनको ये बुनियादी चीजें सारी मिल सके, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, ठीक है। उचित मूल्य की दुकानों का उद्देश्य गरीबी को कम करने में मदद करना है, गरीबी को क्या करना है, कम, और यह सुनिश्चित करना है कि सभी के पास में जो मूलभूत वस्तुएं हैं, मूलभूत वस्तुएं यानी वह वस्तुएं कि जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है, वो उन तक पहुंच सके। सब्सिडी वाले भोजन और अन्य आवश्यक जो चीजें हैं वो उनको प्रदान करे सरकार। सरकार को उम्मीद है कि कम आय वाले जिन परिवारों की जो इनकम है, जिन परिवारों की जो इनकम बहुत कम है, ठीक है, उन पर क्या पड़ेगा, उनका जो बोझ होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, और उनके जीवन की क्वालिटी में थोड़ा क्या आ जाएगा, थोड़ा सुधार आ जाएगा। इसीलिए सरकार ने इस तरीके की उचित दर की दुकानों को खोला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, ठीक है, तो फेयर प्राइस शॉप ऑल्सो नोन एज द राशन शॉप, इसको किस रूप में जानते हैं, राशन शॉप में जानते हैं, ठीक है, आर गवर्नमेंट रन स्टोर्स, और ये कौन रन करता है, गवर्नमेंट इसको रन करती है, ठीक है। प्रोवाइड एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज सच एज राइस, यहां पर सरकार क्या देती है, राइस देती है, व्हीट देती है, शुगर देती है, कैरोसिन ऑयल देती है, ठीक है, ये सब इनको दिया जाता है, ठीक है, सब्सिडाइज रेट, और इनको सब्सिडी रेट पर ये सब दिया जाता है, यानी बहुत कम कीमत पर दिया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिकली, ठीक है, डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, ठीक है, कि जो फैमिलीज जो हैं वो पिछड़ी हुई हैं, गरीब है इकोनॉमिक तौर पर, उनको सरकार क्या देती है, उनको इस तरीके की चीजें प्रोवाइड कराती है। दिस शॉप आर intended to ensure that those who are struggling financially, जो लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, have access to basic, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज एट एन अफोर्डेबल प्राइस, तो उनको अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। द पर्पज ऑफ फेयर प्राइस शॉप इज टू हेल्प एलिविएट पॉवर्टी एंड इंश्योर, ठीक है, पॉवर्टी को क्या करना है, एलिविएट करना, यानी कि उसको कम करना है, सरकार का उद्देश्य ये है। एंड इंश्योर, ये इंश्योर करना है दैट everyone has access to basic goods, सबको बेसिक जो जरूरत की चीजें हैं वो मिले, by providing subsidies, food and other essentials. The government hopes to reduce the burden on low income families, जो low income families हैं उनके ऊपर burden ना पड़े,
और उनको एक सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ये सब इस तरीके की दुकानों को खोलती है, इस तरीके की दुकानों को चलाती है। ठीक है, जो भी लोग लाइव सेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनका भी पेपर है भाई, वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो इसको सेशन जो हमारा चल रहा है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में हमारा लाइव सेशन को जो है वो शेयर भी कर दीजिए। इसकी आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे वहां जुड़े हुए हैं, फायदा ले रहे हैं, आप भी वहां जुड़कर फायदा ले सकते हैं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ में हमारा जो ऐप है पीएससी जो ऐप है उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और वहां से भी आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, वहां जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। साथ साथ जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, इसके अलावा और जो बेसिक जो भी आपकी जानकारी है, ठीक है, वो सब वहां पर आपके लिए उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन, ठीक है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहां पर इसको पहले हम समझते हैं भाई, यहां पर समझते हैं। देखिए, गुणात्मक सूचना और संख्यात्मक सूचना को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, गुणात्मक सूचना क्या होती है? गुणात्मक सूचना का मतलब होता है वह सूचना जो वर्णात्मक प्रकृति की है और जिसे आसानी से मापा या परिमाणित नहीं किया जा सकता। देखिए, आप किसी भी क्वालिटी को, ठीक है, किसी क्वालिटी को आप जल्दी से जज नहीं कर सकते, आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, आप उसको माप नहीं सकते, आप उसको परिमाणित नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो वर्णात्मक होती है, ठीक है, जिसके बारे में केवल हमें बताया जाता है और उसको जल्दी से मापा या परिमाणित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की जो सूचना या इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वालिटेटिव, उसको क्वालिटेटिव बोलेंगे क्योंकि उसमें क्वालिटी की बात हो रही है। इसका जो उपयोग होगा आमतौर पर किसी चीज के गुणों के बारे में, कोई चीज जो है उसकी क्वालिटी के बारे में और उसकी विशेषताओं को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उसका रूप, उस वस्तु का रूप कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसका टेस्ट यानी उसका स्वाद कैसा है और उसका बिहेव कैसा है, ये जो सारी चीजें होंगी ये गुणात्मक सूचना के अंदर आएंगी। उदाहरण भी इसका हम देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई किसी विशेष भोजन के स्वाद को मसालेदार या खट्टे के रूप में वर्णित करता है, उसके उसके बारे में बताया कि भाई वो जो वस्तु है खाने की बहुत ही मसालेदार है या बहुत ही खट्टा है, उसके बारे में बताता है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो उसकी क्वालिटी की बात कर रहा है, तो क्वालिटेटिव हो जाएगा। ठीक है, गुणात्मक जानकारी उसको माना जाएगा। ये एक अन्य उदाहरण ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षणों या उसकी खूबियों, किसी व्यक्ति की खास बातों का जब वर्णन किया जाता है, जैसे वो बहुत दयालु है, वो बहुत करिश्माई है, तो ये भी उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो उसको हम गुणात्मक सूचना कहेंगे। मात्रात्मक सूचना क्या होती है? मात्रात्मक सूचना का मतलब होता है वह सूचना जो प्रकृति में, उसमें किसी ना किसी संख्या की बात होगी, ठीक है, उसमें किसी ना किसी क्वांटिटी की बात होगी जिसको हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसी चीज की अधिक सटीक और वस्तुनिष्ठ समझ प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि उस वस्तु का आकार कैसा है, उस वस्तु का वजन कैसा है, उस वस्तु की मात्रा या फिर क्वांटिटी कितनी है। तो जब किसी वस्तु का मेजरमेंट किया जाए या फिर उसकी क्वांटिटी की बात की जाए, उसके वेट की बात की जाए, इसकी क्वांटिटी की बात की जाए, तो वो मात्रात्मक सूचना होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह बताता है कि किसी विशेष वस्तु का वजन 5 किलोग्राम है ना, या किसी व्यवसाय ने पिछले वर्ष आप देख रहे हैं कि 1 लाख, क्या लिखा है ये भाई, 1 लाख डॉलर, ठीक है, 1 लाख डॉलर, ये डॉलर का सिंबल है, 1 लाख डॉलर का राजस्व यानी रेवेन्यू अगर क्या किया है भाई, प्राप्त किया है, अर्जित किया है, पैसा इतना कमाया है किसी कंपनी ने, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात आ रही है भाई, 5 की बात आ गई, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये डिजिट आ गया, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं भाई, किसी एक आंकड़े की बात कर रहे हैं, किसी की मात्रा की बात कर रहे हैं, किसी की क्वांटिटी की बात करें, तो इसको हम मात्रात्मक सूचना कहेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी।
यहां पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन विद एग्जाम्पल। तो यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहला जो लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट द, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड और क्वांटिटीफाइड। या तो हम उसको क्वांटिटीफाइड नहीं कर सकते, उसको हम मेजर नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। तो ये किसके बारे में बताता है? केवल डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताता है। इट इज, ठीक है, टिपिकली यूज्ड टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटीज, ठीक है। इसके द्वारा हम क्वालिटीज को समझ सकते हैं किसी भी वस्तु की, ठीक है, और उसके कैरेक्टर को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा उसके टेक्सचर को समझ सकते हैं, इसके अलावा उसके टेस्ट को समझ सकते हैं, उसके बिहेव को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वेयर टू डिस्क्राइब द टेस्ट, अगर किसी टेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर फूड, के कहा जा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा स्पाइसी है या बहुत ज्यादा सोर है, यानी कि खट्टा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताया जा रहा है कि दिस वुड बी कंसीडर्ड, ठीक है, ठीक है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो इसी को हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहेंगे, क्योंकि उसमें क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल कुड बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। यदि किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब किया जाता है और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा काइंड है, ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है कि वो उसकी क्वालिटी की बात करें, तो उसको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहेंगे। सेकंड इज द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रेफर टू इंफॉर्मेशन दैट इज, ठीक है, न्यूमेरिकल इन नेचर, जिसमें संख्या की बात होगी, न्यूमेरिकल की बात होगी, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड, उसको हम माप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ मोर, ठीक है, प्रिसाइज, ठीक है, मोर प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, सच एज इट्स साइज। जब हम किसी वस्तु के साइज की बात करते हैं, उसकी वेट की बात करते हैं, उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, तो दो ये सब क्या होगा? ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल, इफ समवन, ठीक है, वेयर टू स्टेट दैट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वेट 5 kilograms और दैट अ बिजनेस, ठीक है, जनरेटेड द 1 lakh डॉलर इन द रेवेन्यू लास्ट ईयर, ठीक है। अगर 1 लाख डॉलर किसी ने, कंपनी ने गेन किया है, या फिर 5 किलोग्राम की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर कोई संख्या आती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो दिस वुड बी कंसीडर्ड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो उसी को हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सरकार कीमत नियंत्रण में प्रमुख भूमिका किस प्रकार अदा करती है? आपको पता है कि हमारे देश के अंदर लगातार महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। महंगाई बढ़ने का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं जिनकी वजह से जो महंगाई होती है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि बढ़ती हुई जो वस्तुओं की कीमत है या जो महंगाई है, उसको सरकार किस तरीके से क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है। तो यहां पर इसी के बारे में क्वेश्चन देखिए, सरकार मूल्य सीमा के भाई वो क्या कहेगी? वो कहेगी सरकार के भाई देखिए, कोई भी कंपनी इससे ज्यादा कीमत पर अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती, ठीक है। एक सीमा उसकी क्या कर देगी? तय कर देगी। इसके अलावा सरकार क्या देगी? जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको सब्सिडी देगी। इसके अलावा कराधान और विनिमय जैसे विभिन्न उपयोगों के माध्यमों से कीमतों को नियंत्रित करने में एक भूमिका निभा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ टैक्स में क्या दे देगी? कुछ छूट दे सकती है, कुछ एक्सचेंज कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार क्या करेगी? वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने का काम करेगी। मूल्य सीमाएं कीमतों पर कानूनी सीमाएं हैं, ठीक है। जो मूल्य सीमाएं हैं वो किसी वस्तु की कीमत पर क्या है? कानूनी सीमाएं, जो सभी को माननी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये क्या करेंगी?
जो व्यवसाय कुछ वस्तुओं या सेवाओं के लिए चार्ज कर सकते हैं। तो सरकार को ये पता है कि हमारे देश में एक वंचित वर्ग भी है, गरीब वर्ग भी है, तो वो इतनी कीमत पर इन वस्तुओं को, सेवाओं को उपलब्ध वो उसको नहीं हो सकती या वो नहीं उसको अफोर्ड कर सकता। तो सरकार क्या करेगी भाई, उसके लिए कुछ कीमतों को क्या कर देगी, कुछ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ नियम भी या कुछ कानून भी बना सकती है। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, सब्सिडी द्वारा कुछ उद्योगों या व्यक्तियों की लागत कम करने और कीमतों को कम रखने में भी मदद कर सकती है। सब्सिडी भी सरकार दे सकती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए उन्हें कम आकर्षक बनाने के लिए कुछ वस्तुओं सेवाओं पर कर लगाकर कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कराधान का भी इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी वस्तुएं जो भैया आकर्षक वस्तुएं होती हैं लेकिन लोग उनको नहीं खरीद सकते, तो सरकार उन पर टैक्स ज्यादा लगाएगी। जो ऐसी ऐशो आराम की जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो आम व्यक्ति जल्दी से नहीं खरीद सकता, उन पर ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स इसलिए बढ़ा सकती है ताकि भाई क्या होगा, इससे कराधान बढ़ जाएगा और कराधान का इस्तेमाल वस्तुओं और कीमतों पर कर लगाकर कीमतों को क्या करेगी, वो कंट्रोल करेगी। और अंत में कीमतों को बढ़ाने के लिए व्यवसायों की क्षमता को सीमित करके या कुछ प्रथाओं में संलग्न होने से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नियमों को रखा जा सकता है, जिससे मूल्य वृद्धि हो सकती है। तो सरकार कुछ नियम या कुछ कायदे या कुछ कानून इस तरीके की चीजें बनाती है। तो यहाँ पर आप देखिए भाई, द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन द कंट्रोलिंग प्राइस। सरकार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कंट्रोलिंग प्राइस के लिए थ्रो द वेरियस मेजर्स, ठीक है, मेजर्स सच एज द प्राइस, ठीक है, प्राइस सीलिंग्स, ठीक है, सब्सिडीज, टैक्सेशन एंड द रेगुलेशन। ठीक है, इन 4 तरीकों से सरकार महंगाई को कंट्रोल करती है। प्राइस, ठीक है, प्राइस सीलिंग्स और लीगल लिमिट्स, ये क्या करता है, ये लीगल लिमिट एक बना देता है कि कोई भी व्यक्ति इस कीमत से ज्यादा अपनी वस्तु को मार्केट में नहीं बेचेगा, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो भी क्या कर सके, उसको अफोर्ड कर सके, खरीद सके। इसके अलावा सरकार क्या देगी, सब्सिडीज देगी। सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज भी लोगों को प्रदान की जाती है ताकि लोग क्या कर सके, वस्तुओं को आसानी से खरीद सके। ठीक है, टैक्सेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल प्राइस। और सरकार कई बार टैक्सेशन का प्रयोग भी क्या करती है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए करती है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये सारी जो चीजें हैं इनको सरकार इस्तेमाल में लेती है, इन सब का वो प्रयोग करती है। ठीक है, तो यहां पर ये भी आपको समझ में आनी चाहिए चीज। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आर्थिक नियोजन में आंकड़ों का जो महत्व है उसको समझाना है। देखिए, आर्थिक जो नियोजन होता है, हमारी जो सरकार है वो पहले क्या करती है, पूरी इकोनॉमी को लेकर पहले एक अपनी प्लानिंग या फिर अपनी पूरी एक योजना बनाती है, पूरा उसका एक खाका तैयार करती है, एक ढांचा तैयार करती है, उसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको हम नियोजन बोलते हैं। तो इस नियोजन को तो तभी करेगी ना सरकार जब उसके पास में कोई ना कोई डाटा होगा या फिर कोई ना कोई आंकड़ा होगा। आंकड़े के अनुसार ही कोई भी क्या की जाती है, कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी प्लानिंग को तैयार किया जाता है। तो देखिए, डाटा आर्थिक नियोजन का एक अनिवार्य घटक है। जब तक डाटा नहीं होगा ना, तो सरकार कोई भी आर्थिक नियोजन नहीं कर सकती, क्योंकि यह नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति में मूल्यवान जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्योंकि देखिए, जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो तो कहां से मिल रही है, वो तो किससे मिलेगी, जो डाटा है इससे मिलेगी। ठीक है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और अन्य जो भी आर्थिक हस्तक्षेपों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सटीक और अद्यतन डेटा महत्वपूर्ण होता है। जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए, चाहे वो राजकोषीय नीति बनाए, चाहे वो कोई भी मौद्रिक नीति बनाए या फिर कोई भी आर्थिक हस्तक्षेप की नीति बनाए, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन और सही जानकारी मिलेगी वो हमें डेटा से मिलेगी। जो डेटा होता है यानी कि आंकड़े होते हैं, डेटा का इस्तेमाल आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए, हमारे देश ने कितना इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया उसको मापने के लिए भी डेटा का इस्तेमाल चाहिए, जो भी प्रवृत्तियां हैं उनकी पहचान करने के लिए, और भविष्य में किस तरीके के रिजल्ट्स निकल कर आ सकते हैं उन नीतियों के, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से समझने के लिए और भविष्य की नीतियों को बनाने के लिए सरकार को डेटा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मुद्रास्फीति या फिर बेरोजगारी या फिर आर्थिक विकास जैसे मुद्दे, ये सब डेटा पर ही डिपेंड करते हैं।
ठीक है। उपभोक्ता के खर्च करने के तरीके पर डेटा नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद कर सकता है कि ब्याज दरों या करों में परिवर्तन उपभोक्ता व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के खर्च करने में क्या गया चेंज, अब या तो वो पहले से कम खर्च कर रहा है या वो पहले से ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो ये बताता है कि उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित, उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो प्रभावित हुआ है। किससे प्रभावित हुआ है? ब्याज दरों से क्या हुआ है, उसका व्यवहार प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यही इसी को समझाया गया है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। ठीक है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इन द इकोनॉमिक प्लानिंग। डाटा इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का ये एक एसेंशियल क्या है भैया, हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, एज इट प्रोवाइड्स द पॉलिसी मेकर। ये पॉलिसी मेकर्स को क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये बताता है कि वर्तमान में जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि सिचुएशन क्या है। इसके अलावा ये करंट स्टेटस बताता है, करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के, अभी हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीज क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे ये अप टू डेट डाटा इज, ठीक है, क्रूशियल फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन अबाउट द, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो ये फिस्कल जो पॉलिसी है हमारी, उसके बारे में डिसीजन लेने में मदद करता है। उसको मॉनेटरी, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिर अदर इकोनॉमिक, ठीक है, इंटरवेंशन हो, उन सब के बारे में जानकारी हमें डाटा से मिलती है। डाटा इज यूज टू मेजर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, डाटा को ही हम यूज करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। आइडेंटिफाई ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स को भी हम दिखाएंगे, तो इसी से दिखाएंगे डेटा से। एंड द, ठीक है, एंड द फोरकास्ट द फ्यूचर आउटकम, और फ्यूचर में उसके और क्या आउटकम निकल सकते हैं इसके बारे में भी ये बताता है। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू, ठीक है, फॉर्मुलेट पॉलिसीज दैट कैन एड्रेस इश्यूज सच एज इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन के बारे में भी बताता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी डाटा इंफॉर्मेशन देता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमने इसमें अपने डिस्कस की हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ इसको समझते, देखिए, मानव सभ्यता की उन्नति के साथ पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आपको पता है, जितना हम क्या करते हैं, उद्योग लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, तो उससे हमारी जेब तो भर जाती है। क्यों? ज्यादा वस्तुएं बनेंगी, ज्यादा बिकेंगी, ज्यादा बिकेंगी, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, देश में खुशहाली आएगी, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या कहता है? जितने ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी, जितना ज्यादा उद्योग लगेंगे, इतना ज्यादा क्या होगा, इतना ज्यादा ही पॉल्यूशन बढ़ेगा। अब किस किस तरीके का पॉल्यूशन बढ़ता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, जलवायु में बहुत सारे चेंजेस आते, परिवर्तन आते हैं, क्योंकि क्या होगा, जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे तो पेड़ों की कटाई होगी, पेड़ों की कटाई होगी, जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे तो उद्योगों में बहुत सारी कौन सी गैसें यूज होंगी, ग्रीन हाउस गैसें यूज होंगी। इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारा जो मौसम है उसके पैटर्न में बदलाव आएगा। ठीक है, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो आप देख रहे हैं ये सारा जलवायु परिवर्तन होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना है अपना, ठीक है, लेकिन साथ साथ में उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत सारी हमारी जो पर्यावरण रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्या हो रही हैं, वो क्रिएट हो रही हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी कि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके अलावा देखिए, वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु अब अच्छी नहीं रह गई है। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर को विश्व की सबसे पॉल्यूट कैपिटल, यानी सबसे प्रदूषित राजधानियों में नंबर 1 दर्जा मिला। ये हमारे लिए कोई गर्व का विषय नहीं है, ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है कि भारत देश की राजधानी, ठीक है, भारत देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसी दुनिया की राजधानी के रूप में उभर कर आई जो सबसे ज्यादा पॉल्यूट है, जहां सांस लेना भी बहुत, मतलब एक जहरीला एक वातावरण यहाँ बन गया है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे औद्योगिकीकरण, साथ साथ आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा जो हमारे फॉसल फ्यूल्स होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, इनको जलाने की वजह से क्या होता है, हमारा वायु प्रदूषण होता है। बहुत सारे उद्योगों से क्या निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है, तो उससे हमें क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे फेफड़ों का जैसे कैंसर हो जाता है, या फिर अन्य हमारी हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट होती है। इसके अलावा जल प्रदूषण देख लेते हैं, मानवीय गतिविधि ऐसे, जैसे कोई उद्योग होता है हमारा,
तो उस उद्योग से कुछ ऐसा कचरा निकलता है, ठीक है, कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जहां पर जिनको नदियों में बहा दिया जाता है, ठीक है। आप इसके अलावा देखेंगे जो हमारे सीवेज डिस्चार्ज होते हैं, जैसे आप देखते हैं हमारे इलाके में और आपके इलाके में क्या होता है, जो हमारा कहते हैं ना सीवर सिस्टम जो होता है, नालों के अंदर जो पानी बहता है, अब वो जो गंदा पानी बहेगा सीवर के अंदर, वो कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, वो साफ पानी में जाकर नदी के पानी में क्या जाएगा, और उसके बाद में वो वहां का पानी भी क्या हो जाएगा, वहां का पानी भी उससे प्रदूषित हो जाएगा। और क्या हो रहा है, अभी देखिए पानी की भी लगातार क्या होती जा रही है, कमी हो रही है। पानी अच्छा नहीं आ रहा तो गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सारी क्या हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जलीय जीवन की मृत्यु हो रही है। जल में रहने वाले जैसे मछली हैं, जैसे मगरमच्छ हैं, जैसे मेंढक हैं, ठीक है, जैसे ऑक्टोपस हैं, और इसके अलावा आपका दरियाई घोड़ा है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जल में रहते हैं। तो जब जल अच्छा नहीं होगा तो वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, वो जानवर भी मरेंगे। इसके अलावा देखिए आप वनों की कटाई, पेड़ों की भी कटाई हो रही है, क्योंकि लगातार खेती करनी है तो खेती तो साफ प्लेन जगह पर होगी तो पेड़ काटने पड़ेंगे। हम अब देखिए शहरीकरण हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मकान बनेंगे, मकान बनेंगे तो पेड़ों की कटाई होगी। उद्योग लगेंगे, ठीक है, उद्योग लगेंगे तो भी पेड़ कटेंगे। हाँ ठीक है, मेट्रो बन रही है, आप देखिए दिल्ली में मेट्रो बनने की वजह से कितने जो रास्ते में पेड़ थे, कितने पेड़ काटे गए। लेकिन सरकार ने ये कहा कि भाई मेट्रो ने उनको ये लिखकर कहा है कि अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो हम बदले में कितने लगाएंगे, हम 2 पेड़ लगाएंगे, हम दिल्ली के पेड़ों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए सरकार ने उसको परमिशन भी दी मेट्रो वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे औद्योगिकीकरण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है। आप पेड़ कटेंगे तो क्या होगा भाई, जो मिट्टी एक जगह पर क्या है, जमी हुई है, क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों में मिट्टी को जमा कर रखता है। पेड़ कट गया, मिट्टी अब क्या होगी, अपनी जगह से आसानी से उखड़ना शुरू हो जाएगी, मिट्टी का कटाव होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भाई हमारी जो जैव विविधता है ना, उसको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे तरीके से क्या किया, जानवरों का क्या कर रहे हैं भैया, शिकार कर रहे हैं। इसके अलावा जानवरों का शिकार क्यों कर रहे हैं, हाथी दांत लेंगे, हाथी को मारकर हाथी का दांत ले लेंगे, गैंडे को मारकर गैंडे का दांत ले लेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, उनकी खाल लेते हैं, ठीक है, और कहां पर पहुंचाएंगे उनको, उनको पहुंचाएंगे उद्योगों में। फिर उस हाथी के दांत के क्या बनेंगे, आभूषण बनेंगे, ज्वेलरी बनेगी, वो मार्केट में बिकेगा, पैसा आएगा। यार इंसान कहां तक पहुंच गया, मतलब कितना गिर गया अपने कैरेक्टर से। जानवरों को मारकर उनका शिकार कर कर भैया उनके भी जो है उनसे भी पैसे बना रहा है इंसान। तो यहाँ पर आप देखिए इससे जैव विविधता को नुकसान होगा, शिकार कर रहा है, और प्राकृतिक आवासों का क्या हो रहा है भैया, विनाश हो रहा है। इससे प्रकृति का जो पूरा बैलेंस है ना, जो संतुलन है, वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, ठीक है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं भाई, यहाँ इसको यहाँ समझ लेते हैं एक बार फिर। विद द एडवांस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एक मिनट, ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑफ अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। देखिए ये जो जितना हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो सिविलाइजेशन है बहुत आगे बढ़ गई, उसी सिविलाइजेशन ने हमारे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है।